हेलो, मैं चेतन लाल रेगर, आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट सेकंड के सेकंड प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के अंतर्गत कल मैंने आपको पिछड़े वर्ग के संदर्भ में बताया था कि पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, जो गठन किया गया है, उसमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई। पिछड़े वर्ग में किस वर्ग को यानी किस जातियों को सम्मिलित किया गया है। आज हम पिछड़े वर्ग के संदर्भ में कुछ बातें और चर्चा करेंगे, जिसमें कल काका कालेलकर आयोग का गठन के संदर्भ में जो बातें हुई, उससे आगे एक और आयोग जो पिछड़े वर्ग के संदर्भ में गठित किया गया था वो था मंडल आयोग। तो मंडल आयोग के संदर्भ में क्या बातें हैं वो हम आज चर्चा करेंगे। तो 1977 में के जो लोकसभा के चुनाव में जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी एवं शैक्षणिक सेवाओं में 25 से 33% स्थान आरक्षण की बात कही थी। तो जब वह केंद्र में सत्ता में आई तो इसी संदर्भ में उसने बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो आयोग जो था उसको कुछ कार्य जो सौंपे गए वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो कार्य था वह सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की परिभाषा हेतु कसौटियाँ तय करना। दूसरा कार्य सौंपा गया मंडल आयोग को कि पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु क्या कदम उठाए जाएं और इस बारे में सुझाव देना। तो दूसरा कार्य सौंपा गया। तीसरा था केंद्र व जिन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, वहाँ आरक्षण की सुविधाओं की संभावनाओं का पता लगाना। और चौथा अपने द्वारा संकलित तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना एवं सिफारिशें करना। इस प्रकार 4 कार्य जो है मंडल आयोग को सरकार ने सौंपी। और इसके पश्चात 30 अप्रैल 1982 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में 27% स्थान आरक्षित करने का सुझाव दिया। आयोग ने 3743 जातियों को पिछड़ी जातियां घोषित किया, जिनकी जनसंख्या जो है देश की आबादी का लगभग 52% है। यद्यपि आयोग ने इसी अनुपात में स्थान आरक्षित रहने की बात कही, किंतु संविधान की धारा 15 क्लोज 4 और 16 क्लोज 4 के अनुसार 50% से अधिक स्थान आरक्षित नहीं किए जा सकते और 22.5% स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले से ही आरक्षित हैं। अतः संविधान के प्रावधानों के कारण पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में 27% स्थान ही आरक्षित करने की सिफारिश की। आयोग ने सभी स्तरों पर पदोन्नति के लिए 27% स्थान आरक्षित करने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी कहा था कि आरक्षण के कोटे को 3 साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाए, उसके बाद ही स्थान न बढ़ने पर आरक्षण कोटे से हटाया जाए। तो आयोग ने पिछड़े वर्गों के लोगों को भी SC/ST की भांति आयु सीमा में छूट देने और उनकी भी एक सूची बनाने की सिफारिश की। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान हैं, जैसे बैंक, सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रतिष्ठान है, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में भी लागू करने की बात कही। और यह भी कहा कि इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएं। आयोग ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को पिछड़ी जातियों के उत्थान हेतु उसी प्रकार वित्तीय सहायता देनी चाहिए जिस तरह से वह SC/ST के को देती है। आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करने एवं इस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावास बनाने की भी सिफारिश की। मंडल आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इसे कार्यान्वित करने की मांग होती रही। 9वीं लोकसभा चुनाव
नवंबर 89 में हुए, उस समय जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में मंडल रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया। चुनाव के बाद केंद्र में विभिन्न दलों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन किया और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। तो वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को संसद में पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की दुहाई देकर 27% आरक्षण की घोषणा की तथा इस आशय की सरकारी अधिसूचना जारी कर दी। इस घोषणा की प्रतिक्रिया देश के विभिन्न भागों में हुई। स्कूल व कॉलेजों में हड़ताल रही तथा देश भर में 1 महीने की अवधि में 160 छात्रों ने इसके विरोध में अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई स्थानों पर मंडल आयोग विरोधी मंच, मंडल विरोधी संघर्ष वाहिनी तथा समता मंच के नाम से इसका विरोध करने के लिए संगठन बने। कई स्थानों पर आयोग के समर्थकों एवं विरोधियों में झड़प हुई, संघर्ष हुए। अक्टूबर 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया और 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ी जातियों के लिए किए गए जो 27% आरक्षण को उचित ठहराया। साथ यह भी कहा कि इन जातियों को संपन्न लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया चाहिए। तो केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 1993 को तथा उत्तर प्रदेश में दिसंबर 93 से 27% आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए लागू कर दी। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए 14% आरक्षण किया गया। राजस्थान सरकार ने भी 94 से ही आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी। यह आरक्षण का प्रतिशत 21 है। 14 अगस्त 1993 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया जो अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल नाम को करने एवं हटाने या इस संदर्भ में शिकायत सुनने का कार्य करता है। 13 अक्टूबर 1994 से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में अन्य पात्रता होने पर ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के मानदंडों में भी छूट दी गई। इन्हें सिविल सेवा परीक्षा में भी शामिल होने के साथ अवसर प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों में जाटों को भी शामिल कर लिया गया। इस आयोग की सिफारिशों की कई आलोचनाएं हुई, जो जैसे जैसे क्या आलोचना हुई उसमें पहली है कि इसे लागू करने की घोषणा वीपी सिंह की राजनीतिक चाल थी, जिसका उद्देश्य देवीलाल, जो कि उस समय उप प्रधानमंत्री थे और जिन्हें वीपी सिंह ने बर्खास्त कर दिया था, के पक्ष में बनने वाली राजनीतिक हवा का रुख अपने पक्ष में करना था। तो ये एक राजनीतिक बाजीगरी थी। दूसरी आलोचना ये करके हुई कि इसमें वर्ग और जाति को एक ही माना गया, जबकि दोनों ही अलग अलग अवधारणा। तीसरी आलोचना ये हुई कि इसमें सम्मिलित जातियों का जो आधार है 1931 की जनगणना रिपोर्ट है, जबकि उसके बाद की स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया, अतः यह सूची अपूर्ण है। नंबर 4, इसमें क्रीमीलेयर का उल्लेख किया गया है किंतु उसके आधार को नहीं बताया गया। नंबर 5, आरक्षण चाहे किसी प्रकार का हो, योग्यता का तिरस्कार करता है, दम घोंटता है, प्रतिभा पलायन को बढ़ावा देता है, योग्य व्यक्तियों को निराशा, कुंठा और विद्रोह की भावना पैदा करता है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की जो शर्तें, जो बातें हैं, वो आलोचना के रूप में सामने आई। इसके बाद पिछड़े वर्गों में कुछ आंदोलन हुए, बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट्स, उसमें हुए अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं जातीय सोपान में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने की दृष्टि से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में पिछड़े वर्गों के आंदोलन हुए। तो इन आंदोलनों का प्रमुख केंद्र जो था वो साउथ इंडिया रहा, यानी कि दक्षिण भारत में इसका प्रमुख केंद्र माना गया। बम्बई में 1873 में ज्योतिबा फूले नामक माली जाति के एक व्यक्ति ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ध्यान से सुनना, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। इस समाज द्वारा संचालित आंदोलन में भाग लेने वाले मध्यम श्रेणी की जातियों जैसे तेली, कुणबी, सत्ती, माली आदि थे। फूले ने आम जनता के लिए 2 पुस्तकें लिखी, सार्वजनिक सत्य तथा गुलामगिरी। ये पुस्तकें पिछड़े वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। फूले ने ब्राह्मणों के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन चलाया। ब्राह्मणों के विरोध के साथ साथ इस समाज ने स्त्री मुक्ति एवं शिक्षा, समाज सेवा, महिला सुधार, अनाथालय
तथा लोगों में शिक्षा के प्रसार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। फुले ने सांस्कृतिक हिंदूवाद का विरोध भी किया। उन्होंने आंदोलन को सांस्कृतिक क्रांति भी कहा। मूलतः उनका आंदोलन ब्राह्मण विरोधी था, अतः ब्राह्मणों ने फूले के आंदोलन को जमकर विरोध किया। कोल्हापुर के महाराजा ने भी 1900 में गैर ब्राह्मण आंदोलन को प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे यह आंदोलन दक्षिण के अन्य राज्यों में फैल गया और कामा, रेड्डी, वेलाला जैसे मध्यम श्रेणी की जातियों ने संगठित होकर ब्राह्मणों का विरोध किया। ईबी रामास्वामी नायर ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1949 में अन्ना दुराई ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की तथा 1970 में एम.जी. रामचंद्र ने अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना की। ये दोनों ही राजनीतिक दल जो थे वो ब्राह्मण विरोधी थे। केरल में इज्जावाहा जाति में श्री नारायण धर्म परिपालन नामक एक सुधारवादी आंदोलन चला, जिसमें गैर ब्राह्मण जातियों के उत्थान पर बल दिया गया। श्री नारायण गुरु स्वामी इस आंदोलन के प्रणेता थे। तो इस आंदोलन ने इज्जावाहा, नारायण एवं अन्य पिछड़े वर्गों को स्कूलों, राजकीय सेवाओं व मंदिरों में प्रवेश, सड़कों का उपयोग, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रयत्न किया। दलित दक्षिण में पिछड़े वर्गों के आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य जो थे वो थे: नंबर 1 ब्राह्मणों का विरोध, पिछड़े वर्गों में सामाजिक सुधार, नंबर 3 जातीय सोपान में उच्च स्थिति प्राप्त करना। इन आंदोलन के कारण ही पिछड़े वर्गों में चेतना हुई और उसका राजनीतिकरण हुआ। तो इस प्रकार से पिछड़े वर्गों के आंदोलन भी हुए थे और मंडल आयोग की गठन भी हुआ था, जो कि संपूर्ण भारत में उसके आधार पर अलग अलग राज्यों ने उसका सर्वे के आधार पर आरक्षण को लागू किया। धन्यवाद।